सुबह का अलार्म बजते ही मेरी आँख खुल गई। मैं जो रात भर अलार्म बजाने के डर से भर आँख सो नहीं पाई थी। जतिन जल्दी उठो, मैंने जतिन को आवाज़ दी। सुगंधा प्लीज़ प्लीज़ पहले एक कप चाय पिला दो, तब उठ पाऊँगा, जतिन ने कहा। तो मैं फटाफट किचन में भागी और जतिन को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, जतिन अब जल्दी से तैयार हो जाओ, स्टेशन पहुंचने में भी तुम्हें कम से कम आधा घंटा लगेगा। इतना कहकर मैंने मेन गेट खोला, बाहर से अखबार लेकर आई और डस्टिंग में जुट गई। 15 मिनट में जतिन तैयार होकर आ गए। मैंने उन्हें गाड़ी की चाबी पकड़ाई और दरवाज़ा बंद करके अलमारी से अपने कपड़े निकाले और नहाने घुस गई। नहाकर आई तो बोले, बालों को जल्दी से ऊपर समेट कर क्लच लगा लिया और किचन में नाश्ता बनाने के लिए भागी। एक तरफ कढ़ाई में घी डालकर सूजी भूनने रखी और दूसरी तरफ कुकर में आलू उबालने रख दिए। पापा की पसंद को ध्यान में रखते हुए साबूदाना आलू के बड़े और सूजी का हलवा नाश्ते में बनाने को सोचा था। तभी डोरबेल बजी, यानी ये लोग आ चुके थे। मैंने गेट खोला और पापा के पाँव छुए। सुगंधा पहले एक कप कड़क चाय पिलाओ, फिर मैं नहाऊंगा और नहाकर नाश्ता करूंगा, पापा ने कहा। पापा जब तक नहाकर आए मैंने नाश्ता तैयार कर मेज़ पर सजा दिया था। तब तक मुद्री भी आ गई थी। मैंने उसे पहले और कमरों में सफाई के लिए बोला और फिर दिन का खाना बनाने में जुट गई। पापा आज आए थे तो जतिन ने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। जतिन से किसी सहयोग की अपेक्षा कम से कम पापा के सामने तो नहीं कर सकती थी। इधर मैं सुबह से बेहाल काम में जुटी थी और उधर सोफे पर बैठकर दोनों पिता पुत्र बचपन और गांव गिराव के किस्से साझा करते हुए खूब हंस रहे थे। जतिन, एक काम तुमने बहुत अच्छा किया है कि खाना बनाने के लिए कोई नहीं रखा है, वरना तो आजकल शहर में ये एक नई बीमारी चल गई है और कोई चलन पहले शहर से शुरू होता है और फिर गांव की नई बहुएं भी वही निकल करने की जिद करने लगती है, पापा ने जतिन से कहा। जतिन ने ना हाँ में सिर हिलाया और ना एक धीमी से हम करके रह गए, जबकि मैं चाहती थी कि जतिन कम से कम मेरी प्रशंसा में ही दो शब्द बोल दे या फिर खाना बनाने वालियों के पक्ष में ही कोई उजला सा तर्क दे दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पापा को और बल मिलता रहा। वो आगे बोले, आजकल की लड़कियां काम से बहुत जी चुराती है। तुम्हारी अम्मा जाने कौन से पहर आराम करती थी, मुंह अंधेरे ही सेवा टहल शुरू। सिल बट्टे पर मसाला पीस कर जब वो सब्जी झोंके तो द्वार के अगल बगल के 2-4 घर तक महक फैला जाए। तुम्हें याद है जतिन, जब तुम्हारा तवा तला कानपुर हो गया था तो हम तड़के सुबह निकलते थे और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हम बिना खाए घर से निकल हो। ऐसे ही तुम्हारी बुआ लोग रही जो घर से लेकर खेती बाड़ी तक सब काम बड़ी सफाई से कर लिया करती थी। हम तो तुम्हारी अम्मा की वजह से हमेशा घर की जिम्मेदारियों से मुक्त रहे। बेटा बड़े जीवट की औरतें थी तुम्हारी माँ। पापा तब तक चुप नहीं हुए जब तक उनके फ़ोन पर कोई कॉल नहीं आ गए। रसोई और कमरे की दूरी ज़्यादा नहीं थी तो पापा की एक एक बात मेरे कानों तक पहुंच रही थी, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वो ये सब मुझे सुनाने के लिए ही कह रहे थे। जिन बातों का वो तारीफ समझकर बखान कर रहे थे वो बातों में मेरे दिल दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट मार रही थी। काश मैं कह पाती कि पापा अम्मा ने आपके लिए अपनी नींद भूख प्यास सब बार दी, उसके बदले में आपने उन्हें क्या दिया। अपने अंतिम दिनों में भी अम्मा को आपके सुख की छाँव नसीब ना हुई, क्योंकि आपको अपना हर काम अम्मा के ही हाथों से करवाने में सुख मिलता था और ये सब बात आप बड़ी शान से सबके सामने बताते थे। फिर अम्मा को चाहे अपनी देह को धकेल धकेल कर आपके सभी काम क्यों ना करनी पड़े, आपको कहाँ का कोई फ़र्क पड़ता था उनके जाने के बाद। फिर आप चाहे जितना मर्जी शौक कर ले, पर जीते जी तो अम्मा को आपका ज़रा सुख नसीब ना हुआ। खैर, जब तक पापा रहे मैं एक पाँव पर नाचती रही। सुबह की चाय से लेकर रात को दूध देने के बीच के नाश्ते लंच डिनर सभी में वैरायटी का ध्यान रखने की कोशिश करती। भारतीय परिवारों में आधा जीवन तो खाने में या खाने के बारे में सोचते हुए ही बीत जाता है, पर पापा का मुंह से तारीफ का एक बोल नहीं निकलता। हमेशा यही जुमला दोहराते रहते कि आजकल की लड़कियां सब रीति रिवाज परंपराएं भूल जा रही है, आगे चलकर क्या होगा भगवान भली करे।
उनके इस तरह के व्यवहार और रूखी बातों से मैं भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती। जैसे आदिवासियों की वो प्रथा कि जब किसी पेड़ को उन्हें काटना होता है तो उनके चारों ओर खड़े होकर वो लोग उस पेड़ को दिन रात कोसने लगते हैं और फिर वो पेड़ कुछ दिनों में अपने आप सूख जाता है। लगभग यही मनोदशा मेरी भी होती जा रही थी। एक दिन मैंने शाम को पापा से कहा कि पापा, आज मेरी सहेली के बेटे का जन्मदिन है, मुझे शाम को जाना है। तो मैं पूरा वाक्य बोल पाती, इससे पहले ही पापा बोल पड़े, तो आज रात में खाना हमें बनाना है। मैं अपनी बात पूरी करते हुए उनसे कहा, पापा, मैं कह रही थी कि मैं रात का खाना बना चुकी हूँ, डाइनिंग टेबल पर खाना बनाकर रख दूँगी, प्लेट कटोरी, गिलास, पानी सब। अगर मुझे देर हो और आपको भूख लगे तो आप खाना निकाल कर खा लीजिएगा। मेरी बात सुनकर पापा और तुनक कर बोले कि हाँ हाँ, कुछ और काम हो तो वो भी बता दो, कर लूँगा। और एक बयामई हंसी में हंस दिए। उनकी हंसी में छिपा गुस्सा साफ साफ दिख गया मुझे, और मैं जितनी अच्छे मन से तैयार हुई थी उतनी ही बुरे मन के साथ सुरभि के घर चली गई। लौटकर आई तो जतिन भी घर आ चुके थे और खाना चूं का त्यों डाइनिंग टेबल पर रखा था और पापा अपने कमरे में लेटे थे। जतिन ने पापा को खाना खाने के लिए आवाज़ दी और पापा जब नहीं आए तो जतिन का पापा की प्लेट लेकर उनके कमरे में ही चले गए और काफ़ी मनोबल के बाद पापा खाना खाने को तैयार हुए। सुनिंदा, प्लीज़ आगे से थोड़ा ध्यान रखना, जतिन ने किचन में प्लेट रखते हुए कहा। तो मैं बिना अपराध के अपराध बोझ से भर गई। रात के 3 बजे से मेरे पेट में थोड़ा दर्द सा हुआ तो मेरा दिमाग जरा ठनका, पर जतिन को नहीं उठाया। सुबह कहा कि जतिन के डॉक्टर के यहाँ चलना है। सुरभि ने एक लेडी डॉक्टर का नाम बताया है। डॉक्टर ने चेकअप कराने के लिए बाद अपनी मीठी बोली में जब कहा कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं, इतने दिनों से भरी हुई थी। मैं और डॉक्टर के इन बोलों को सुनकर भर आई थी। मेरी आंखें लग रहा था कि उनके कंधे लगाकर जी भर कर रो लूँ और कर लूँ अपना मन हल्का। आगे डॉक्टर ने मुझे और जतिन को समझाते हुए कहा कि आपका वेट और हीमोग्लोबिन दोनों कम है, इसीलिए आपको बहुत एहतियात रखना पड़ेगा, तभी बच्चा सर्वाइव कर पाएंगे। शुरुआत के 3-4 महीने आपको आराम करना होगा, कोई भारी चीज़ नहीं उठानी होगी। खूब खुश रहिए और दवा के साथ प्रोटीन चीज़ें खाइए और अब अगले महीने दिखाने आइएगा। इतने दिनों के बाद मैं बहुत खुश थी, जतिन भी खुश थे। लौटते समय बहुत धीमे धीमे गाड़ी चला रहे थे और जब गड्ढा आता तो पूछते कि तुम ठीक तो हो। जतिन को अपनी परवाह करता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिनों से जिस उदासी ने मुझे घेर रखा था उसकी धुंध छटने लगी थी। घर लौटकर जतिन ने पापा को ये खुशखबरी सुनाई और बताया कि पापा, डॉक्टर ने थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बताई है तो सुगंधा को अपना ध्यान रखना होगा। पापा तुरंत जतिन की बात काटते हुए बोले कि अरे, ये सब आजकल के डॉक्टरों ने हवा बना दिया है। तुम्हारी माँ ने जिस दिन तुम शाम में पैदा हुए हो उस दिन तक पूरा काम किया था। आजकल के डॉक्टर चाहते हैं कि ऑपरेशन से बच्चा हो तो उनकी कमाई हो। सारे अस्पताल आजकल कमाई के फेरे में लगे हुए हैं। उनकी बात सुनकर मेरा मन कसौला हो गया कि आज के दिन तो खुशी के 2 बोल देते। जाने ऐसी क्या बात थी कि पापा हम लोगों को देखकर चिड़े चिड़े से रहते हैं थे। उन्हें लगता कि जतिन यहाँ शहर में रहकर घर से दूर हो गया है, मेरे कहने पर अनाप शनाप खर्च करता है। उन्हें क्या पता, और बताते कि जो सामान उन्हें लग्जरी लग रहा है दरअसल वो आज के समय की मांग है। ऐसी कार, गीजर, ये सब उनकी नज़र में बेफजूल खर्ची थी। जो बेटा उनसे पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लेता था वो बीवी के कहे में आकर दोनों हाथों से पैसा उड़ा रहा है, जबकि हम दोनों ही जानते थे कि शहर में रहने के लिए हमारी तनख्वाह को हम कैसे बचत बनाकर खर्च करते थे। हाँ, ये बात तो है, वो बचत हम दोनों की आपसी सहमति से बनता था, उसमें पापा की कोई भूमिका नहीं थी। और अब तो पापा को एक नया विषय मिल गया था। तो पापा दिन में एक बार ज़रूर दोहरा दिया करते थे कि जतिन की पहली औलाद लड़का हो जाए तो वंश चल पाएगा, आगे भगवान की मर्जी। और ये बात कहते हुए ऐसे सांस छोड़ते कि अगर लड़की हो गई तो जाने क्या कयामत आ जाएगी। पर मैं ईश्वर से यही मांगती थी कि हे ईश्वर, चाहे लड़का हो या लड़की, जो भी हो, बस स्वस्थ हो।
एक दिन मेरा जी बहुत भारी था तो जतिन ने कहा, सुगंधा कल सुबह तुम तैयार हो जाना तो मैं तुम्हें बुआ जी के यहाँ छोड़ दूंगा और ऑफिस से लौटते समय तुम्हें लेता आऊँगा। मैंने कहा, एक बार पापा से पूछ लेते। अरे अब इसमें पापा क्या कहेंगे? तुम बुआ जी को फ़ोन करके कह दो कि कल तुम वहाँ आ रही हो। जतिन बोले, आगरा जैसे शहर में एक ही तो ले देकर रिश्तेदार थी जो मेरी बुआ थी और मुझे बहुत मानती थी। बेलनगंज के पास ही बुआ रहती थी और वहीं से कुछ दूरी पे जतिन का ऑफिस था। जाते समय उन्होंने पापा को बताया तो पापा अपने कमरे में थे। मैं पापा का रिएक्शन देख नहीं पाई और जतिन को तो किसी के भाव पढ़ना ही नहीं आता। मैंने भी जाने की खुशी में इस ओर ध्यान नहीं दिया कि पापा को मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा है या शायद दिन भर की चाकरी करने वाली एक परिचारिका जो दिन भर पापा खाना तैयार है, पापा चाय पी लीजिए की आवाज़ लगाती रहती थी, उसका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। शाम होते होते हम लौट आए थे। आते ही मैंने गैस पर चाय चढ़ा दी और जतिन से कहा कि पापा को चाय दे दे। फिर बुआ ने रात के लिए जो खाना बनाकर रखा था वो डोगों में पलट कर रख दिया। जब कपड़े बदल कर आई तो देखा पापा अखबार पढ़ रहे थे और चाय वैसे की वैसे ही रखी हुई है। मुझे लगा कि पापा ने ध्यान नहीं दिया। पापा चाय ठंडी हो रही है। मैंने कहा, ये कोई चाय पीने का समय है? रुखाई से बोले। मुझे थोड़ी शंका हुई कि पापा शायद बुरा मान गए हैं मेरे जाने का। मैंने जतिन से कहा, जतिन ये कहकर कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, ऐसी कुछ नहीं है, उनका मन नहीं होगा चाय पीने का। मेरी बात अनसुनी कर दी। जतिन पापा के पास जाकर बैठ गए और उनसे कुछ बात करने लगे जिसका कि पापा केवल हूँ हाँ में जवाब देते रहे। जब 8 बज गए तो मैंने जतिन से कहा, खाना लगा दूँ? जतिन माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए बोले कि पापा आइए खाना खाते हैं। सुगंधा की बुआ ने आपकी पसंद के भड़वा करेले और मटर पनीर की सब्जी बनाकर भेजी है और साथ ही खीर भी। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा भाई, पर पापा ने कोई उत्तर नहीं दिया, ना अपनी जगह से टस से मस हुई। उन्होंने जब 1-2 बार और कहा तो पापा ने कहा, आज मेरा पेट भारी सा है, कुछ खाने की इच्छा नहीं। बहू अगर चाहे तो मूंग की दाल की पतली सी खिचड़ी बना दे। मैं जो बस सोने के लिए बेड पर जाने की राह देख रही थी, उनकी इस बात से खीज से भर उठी और मन हुआ कि चिल्लाकर कह दूं कि मैं अब कुछ नहीं बनाना पाऊंगी, लेकिन ये ना हो सका और मैंने अपनी सारी थकान को परे करते हुए कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी। जतिन और पापा ने खाना तो खा लिया पर मेरा जी ऐसा उचाट हुआ कि गले से एक निवाला तक नहीं उतरा। डॉक्टर का कहा याद आया, पर जब मन दुखी हो जाए तो फिर किसी की नहीं सुनता और रसोई समेट कर माथे पर बाम लगाकर सो गई। सुबह फिर वही सिलसिला शुरू। दिन रात के तनाव से मेरा शरीर अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। लाख कोशिश करती पर चाहते हुए भी कुछ भी अनदेखा नहीं कर पा रही थी। ना तो मैं जतिन से कुछ कह पा सकती थी और ना पापा से। आखिरी एक सुबह पापा ने जब जतिन से कहा कि मेरा ग्रेजुएशन करा देना, मैं गांव में धान लगाना है, रोज़ फ़ोन आ रहे हैं। पापा ने जैसे ही ये कहा मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। शायद एक आदर्श बहू को ये शोभा नहीं देता होगा, लेकिन अब मुझे इस आदर्श बहू के ढकोसले से चिढ़ होने लगी थी। मैं जो इतने दिनों से 2 घड़ी चैन की सांस लेने को भी तरस गई थी। रात में सोते समय भी अगले दिन के काम का तनाव मन पर भारी रहता था। जो दिन औरतों को जीवन में तमाम लाड़ लड़वाने वाले होते हैं, उन दिनों को मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों के रूप में याद रखूंगी। पाँवों में हल्की हल्की सूजन रहती थी, अंदर से कमजोरी महसूस होती रहती थी, पर चाहकर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं था। अगले हफ्ते का टिकट मिला और मैं अपने शरीर को धकेलती हुई समझाती रहती कि बस कुछ दिन की ही बात है और काम निपटाती ही रहती। इन दिनों वैसे भी भूख कम लगती, रसोई में उठती तेल की गंध मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, पर क्या करती, खाना खाया नहीं जाता। किसी तरह दवा खाने के लिए बस थोड़ा सा भी बहुत खा लेती। बाहर का खाना घर में आ नहीं सकता था, तो अब बस पापा के जाने की राह देखने की सिवा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि पापा के जाने के बाद 1 महीने के लिए मथुरा अपने मायके चली जाऊंगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। पापा को छोड़ने के लिए जतिन स्टेशन जा चुके थे। मैंने राहत की सांस ली और झट से जाके गाउन बदला और बिस्तर पर लेटते ही जाने कब गहरी नींद में सो गई कि जतिन ने डोर बेल बजाई तो
वो भी सुनाई नहीं दी। जब जतिन अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए तो खटर-पटर की आवाज़ से मेरी आँख खुली। उन्होंने ही बताया कि उन्होंने 2-3 बार घंटी बजाई, मोबाइल पर रिंग किया और फिर भी मैं नहीं उठी। तब वो अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। जतिन, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने के लिए दे दो, मैंने कहा। तब जतिन ने मेरा माथा छुआ और बोले कि सुगंधा, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने दवा बताई और कहा कि आप उन्हें कल सुबह आकर दिखा दिए। सुबह मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही थी, हल्का-हल्का पेट में दर्द भी हो रहा था। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और कुछ और चेकअप किए और फिर जतिन को अंदर बुलाया। बेटा, मैंने आपको समझाया था कि आप अंदर से कमज़ोर हैं, आपको आराम करना है और अपने खाने-पीने का बहुत ध्यान रखना है। आपकी लापरवाही की वजह से आपका मिड अबॉर्शन हो गया है। अभी आपको एडमिट होना पड़ेगा और फिर आपका अबॉर्शन करना पड़ेगा। डॉक्टर अपनी बात कह ही रही थी और उनकी बात सुनते ही मेरी आँखों से इतने दिनों का रुका हुआ आँसुओं का सैलाब भर-भरा कर फूट पड़ा था। डॉक्टर को मेरी मनोस्थिति का अंदाज़ा था। उन्होंने बड़े प्यार और अपनापन के साथ मुझे समझाया और फिर मेरी देह से मेरे अंश को निकालने के लिए सिस्टर को बुलाकर हिदायतें देने लगी। मुझे एडमिट कर दिया गया और सारी औपचारिकताओं के बाद फिर डॉक्टर ने मेरा अबॉर्शन कर दिया। रात में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते समय उन्होंने दोबारा मेरा चेकअप किया और जतिन को बुलाकर दवा और मेरा ख्याल रखने को लेकर ज़रूरतों बातें समझाई। मैं खाली लेटी-पिटी सी घर चली आई। पापा को जब पता चला तो उन्होंने मुझे सांत्वना देने के लिए फ़ोन किया। मैंने मना कर दिया कि मैं अभी बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। बिस्तर पर लेटे-लेटे ही जतिन से बोली कि जतिन, अब तो तुम्हारे पापा खुश होंगे कि मैंने अपनी गोदी सूनी कर दी, लेकिन तुम्हारे पापा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। जतिन की आंखों में आंसू थे और वो मुझसे नज़र नहीं मिला पा रहे थे। पर इससे क्या हासिल होगा? अब देह और मन के स्तर पर जो कष्ट मिला था उसकी भरपाई अब किसी भी तरह संभव ना थी। मैंने उदास स्वर में जतिन से कहा कि जतिन, कुछ दिनों के लिए मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। शायद माँ के पास मेरी इस पीड़ा का कोई मलहम हो।